वेलकम दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं डॉक्टर मंजेश कुमार आज आपके लिए कंटेम्प्ररी इशूज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट इन द हायर जुडिशियरी और कॉलेजियम सिस्टम। इसका मतलब उच्च न्यायपालिका। उच्च न्यायपालिका का तात्पर्य होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया और जिसको हम कॉलेजियम सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो आइए विस्तार से आज हायर जुडिशियरी या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नियुक्ति की प्रक्रिया, कॉलेजियम सिस्टम को जानने का प्रयास करते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत रेलेवेंट है। और यदि आपने अवलोकन किया होगा आईएएस के प्रश्नों का, तो मैं समझता हूं 2015 में इस पर एक प्रश्न आया है। पहले भी बहुत सारे प्रश्न आए हैं, पीसीएस एग्जाम्स में भी प्रश्न आए हैं। और इसके साथ साथ आम जनजीवन में भी इसकी बड़ी चर्चा रहती है। अखबारों में इसके बारे में लिखा जाता है, न्यूज चैनल्स पर डिबेट्स चलते हैं। तो आइए आज प्रयास करते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम को बहुत बारीकी से, बहुत गहनता से, लेकिन बहुत ही सरलता से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, कॉलेजियम सिस्टम आज भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की एक स्थापित परंपरा है। लेकिन आपको यह जानकर बड़ा ही ताज्जुब होगा कि कॉलेजियम सिस्टम का उल्लेख कहीं भी मैं कह रहा हूं भारत के संविधान में नहीं है। और कॉलेजियम सिस्टम संविधान से पूरी तरह बाहर की एक चीज है। और इस देश में सदैव न्यायपालिका में नियुक्तियां कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर नहीं होती थी। यह एक समय विशेष पर विकसित होता है। तो कॉलेजियम सिस्टम को विस्तार से समझने के लिए यह जरूरी है कि पहले हम सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की संविधान में वर्णित प्रक्रिया को समझें। इसका मतलब लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, संविधान के शब्द न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में क्या कहते हैं। तो यदि हम सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की संवैधानिक प्रक्रिया को देखें, लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रमुख प्रावधान भारत के संविधान के आर्टिकल 124 में पाए जाते हैं। अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में बहुत सारे क्लॉजेज हैं, बहुत सारे खंड हैं, उपखंड भी हैं, सब क्लॉज भी है। और इन्हीं क्लॉज और सब क्लॉज में जुडिशियरी के बेसिक ऑर्गेनाइजेशन, बुनियादी संगठन, रचना आदि के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो आइए पहले लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं कि भारत में न्यायपालिका के गठन, सुप्रीम कोर्ट के गठन और जजों की नियुक्ति के बारे में संविधान का शब्द क्या कहता है, लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। यदि हम आर्टिकल 124 को देखें तो आर्टिकल 124 का जो खंड 1 है, इसका मतलब 124 क्लॉज 1, इसकी भाषा को आप देखिए। यह कहता है भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती है तब तक 7 से अनधिक अन्य न्यायाधीश से मिलकर बनेगा। यह संविधान का शब्द है, और संविधान का शब्द है तो थोड़ा सा जटिल भी है, डिफिकल्ट भी है। तो आइए अब इसको थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं कि आर्टिकल 124 का क्लॉज 1 क्या कहता है। आर्टिकल 124 का क्लॉज 1 सुप्रीम कोर्ट की रचना की बात करता है और कहता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा, और अन्य न्यायाधीश मूल संविधान में 7 बताए गए। तो सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होंगे, और उसके अलावा मूल संविधान कहता है कि 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। लेकिन ये जो 7 अन्य न्यायाधीश हैं, इसकी संख्या को भारत की संसद, यहां ध्यान देने वाला शब्द है संसद, बदल सकती है। अब यहां एक तथ्य एग्जाम के
दृष्टिकोण से, परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको ध्यान में रखना है कि हमारे यहां कई संस्थाएं हैं। जैसे एक संस्था है भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324। भारत के निर्वाचन आयोग के गठन के संदर्भ में भी संविधान कुछ इसी तरह की बात करता है, लेकिन अंतर के साथ कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे और अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, लेकिन अन्य निर्वाचन आयुक्तों की संख्या राष्ट्रपति तय करते हैं। इसका मतलब भारत के निर्वाचन आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन भारत में न्यायपालिका, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के गठन की शक्ति कार्यपालिका या राष्ट्रपति में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का गठन कौन करती है? संसद। तो यह एक इंपॉर्टेंट तथ्य ध्यान में रखना है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का एक यह नमूना है कि न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी यह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद मनमाने तरीके से तय नहीं कर सकते, इच्छानुसार स्वविवेक से तय नहीं कर सकते। यह तय कैसे होगा? भारत की संसद के द्वारा। और संसद ने समय समय पर इस संख्या में बदलाव किया और अभी लेटेस्ट नवीनतम संख्या 34 है। ध्यान रखना यह संख्या महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले 31 हुआ करता था, लेकिन 2019 में हमारी संसद ने सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2019 पारित किया। तो यह याद रखना है करंट के फैक्ट के लिहाज से कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट की संख्या फिर बदली गई। तो पहले 2019 से पहले 1+30 31 हुआ करता था, लेकिन अब यह संख्या वैलिड नहीं है। 2019 में जो सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट पारित किया भारत की संसद ने, उसके द्वारा अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या है 1+33 = 34। तो आज सुप्रीम कोर्ट, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट एक चीफ जस्टिस और 33 अदर जजेस से मिलकर बनता है। और अब हमें इसी चीफ जस्टिस की नियुक्ति की प्रक्रिया को समझना है और कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा ये जो 33 जजेस कैसे ये जज नियुक्त होते हैं, या जब कोई जज का स्थान रिक्त होता है, वैकेंसी आती है, तो कैसे नियुक्त होते हैं उसको समझना है। तो आर्टिकल 124 का क्लॉज 1 सुप्रीम कोर्ट के गठन से संबंधित है। 124 का क्लॉज 2 बहुत महत्वपूर्ण है और जिस टॉपिक को आज हम डील करने वाले हैं उसके मूल में आर्टिकल 124 का क्लॉज 2 ही है। तो जजों की नियुक्ति से संबंधित एक प्री का प्रश्न याद रखना है कि संवैधानिक प्रक्रिया का वर्णन कहां है? आर्टिकल 124 क्लॉज 2। तो आइए मैं लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता हूं, संविधान का शब्द क्या है। 124 क्लॉज 2 कहता है कि उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात, उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है, परंतु मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में भारत के मुख्य न्यायाधीश से सदैव परामर्श किया जाएगा। लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान का शब्द है, बहुत ही तकनीकी है, बहुत ही जटिल है, कोई बात नहीं है। अब हम लोग इसको सरल भाषा में समझते हैं कि यह लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। संविधान का यह शब्द या संविधान का यह प्रावधान आर्टिकल 124 क्लॉज 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में क्या कहता है। तो जो अभी हमने 124 क्लॉज 2 पढ़ा, अब थोड़ा उसको सरल भाषा में समझते हैं, एकदम सिंप्लीफाइड वे में समझते हैं कि वह आर्टिकल 124 क्लॉज 2 किस प्रकार न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है, मतलब संवैधानिक प्रक्रिया क्या है, लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। यदि 124 आर्टिकल को हम सरल भाषा में एक्सप्लेन करें तो हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के संबंध में 3 बातें कहता है। 3 बातें, कौन कौन सी 3 बातें? सबसे पहले यह कहता है कि जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी।
जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। याद करें, हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति अपनी मुद्रा और अधिपत्र के साथ नियुक्ति करेगा, तो नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, पहली बात। फिर दूसरी बात कहता है कि जहां तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जहां तक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का संबंध है, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ जजों से परामर्श करेंगे। इंग्लिश वर्ड है कंसल्टेशन या प्रेसिडेंट शैल कंसल्ट। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति जब नियुक्ति करेंगे तो भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजों से, हाई कोर्ट के जजों से परामर्श करेंगे, कंसल्ट करेंगे। कितने जजों से परामर्श करेंगे ऐसा कहीं नहीं लिखा है, जो भी राष्ट्रपति उचित समझे। तो पहली बात कि कितने जजों से, किन जजों से परामर्श करना है, इसके बारे में कोई निश्चित प्रावधान नहीं है। और दूसरी बात कि लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऐसे जजों से परामर्श करेगा जो वह उचित समझे। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। शब्द क्या है? कंसल्टेशन। इसका मतलब कंसल्ट करेगा, परामर्श करेगा, परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसका मतलब कि देखा जाए तो लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस की नियुक्ति की शक्ति कार्यपालिका में निहित करता है, एग्जीक्यूटिव में। और कार्यपालिका का यहां अर्थ है मंत्रिपरिषद की सलाह पर भारत का राष्ट्रपति, क्योंकि हम सभी को ज्ञात है कि आर्टिकल 74 क्लॉज 1 के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही कार्य करते हैं। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का हिस्सा है और कार्यपालिका को चीफ जस्टिस की नियुक्ति की शक्ति दी गई है। अब आते हैं कि अन्य जज, जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज हैं, जो बाकी 33 जज हैं, ये तो चीफ जस्टिस है प्लस 33, उसकी नियुक्ति के बारे में लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान का शब्द क्या है। अन्य जजों के बारे में लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यह कहता है कि अन्य जजों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन अन्य जजों की नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश से अनिवार्यतः परामर्श किया जाएगा। अब यहां देखें कि चीफ जस्टिस से परामर्श करना अनिवार्य है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश से अनिवार्यतः परामर्श किया जाएगा, और प्लस राष्ट्रपति चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार अन्य न्यायाधीशों से भी परामर्श कर सकता है। इसका मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का परामर्श अनिवार्य है। परामर्श मानने की बाध्यता नहीं है, लेकिन परामर्श करना अनिवार्य है। और अन्य न्यायाधीशों से भी राष्ट्रपति चाहे तो परामर्श कर सकता है। तो आइए इसको समराइज करते हैं कि संवैधानिक प्रक्रिया क्या है, जजों की नियुक्ति की संवैधानिक प्रक्रिया या लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। 3 बातें कहता है कि चीफ जस्टिस और अदर जजेस को राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। जब राष्ट्रपति चीफ जस्टिस को नियुक्त करेंगे तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ जजों से परामर्श करेंगे। कितने जजों से ऐसा कोई निर्धारण नहीं है, और परामर्श को मानने की कोई बाध्यता भी नहीं है, परामर्श करेंगे। और जब राष्ट्रपति अन्य जजों की नियुक्ति करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पर राष्ट्रपति चीफ जस्टिस से अवश्य परामर्श करेंगे, अनिवार्यतः परामर्श करेंगे। मानना अनिवार्य नहीं है, बट चीफ जस्टिस से परामर्श करना अनिवार्य है। और यदि राष्ट्रपति चाहें तो, यदि चाहें तो, यह उनकी इच्छा है कि अन्य न्यायाधीशों से भी परामर्श कर सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत स्पष्ट है। 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान लागू हुआ और जिसे भारत की संविधान सभा ने तैयार किया, उसकी व्याख्या बहुत स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की शक्ति भारत का संविधान कार्यपालिका को देता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति को देता है, और कॉलेजियम जैसी किसी भी संस्था का उल्लेख आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में नहीं है। अब यहां तक हमने पहला हिस्सा देखा कि जजों की नियुक्ति से संबंधित संवैधानिक प्रक्रिया क्या है। अब थोड़ा सा आते हैं कि जब कॉलेजियम सिस्टम नहीं है,
संविधान में, तो आज नियुक्तियां कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा कैसे होती, और कॉलेजियम बिल्कुल इससे अपोजिट सिस्टम, जहां न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका के द्वारा नहीं की जाती। न्यायाधीशों की नियुक्ति अब स्वयं न्यायाधीश करते। विश्व में यह अनूठी व्यवस्था है। तो यह कॉलेजियम सिस्टम कहां आया, कैसे आया, थोड़ा सा यदि आप विस्तार पूर्वक इसको जानना चाहते हैं तो हमें भारत की संवैधानिक राजनीतिक व्यवस्था के इतिहास में जाना पड़ेगा कि यह कॉलेजियम का सिस्टम कहां से आता है। जब 26 जनवरी 1950 को इस देश का संविधान लागू हुआ, नेहरू प्रधानमंत्री बने, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने और सारी संस्थाएं धीरे धीरे कार्य करने लगी। जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही प्रारंभ हुई। इसका मतलब कि नेहरू के पूरे कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श पर की जाती थी। नियुक्ति कार्यपालिका करती थी। लेकिन नेहरू का स्वरूप, नेहरू का टेम्परामेंट, नेहरू की मेंटलिटी बहुत ही लोकतांत्रिक थी और इसीलिए राष्ट्रपति अर्थात मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति का मतलब व्यवहार में मंत्रिपरिषद होता है, तो मंत्रिपरिषद व्यवहार में सुप्रीम कोर्ट के जजों से अच्छा परामर्श करती थी। मुख्य न्यायाधीश की से भी परामर्श और पर्याप्त परामर्श किया जाता था, तब जजों की नियुक्ति की जाती थी। और नेहरू ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति में एक बहुत ही अच्छी लोकतांत्रिक परंपरा की नींव डाली। और वह परंपरा यह थी कि नेहरू ने मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठता का नियम, जिसको कहते हैं रूल ऑफ सीनियरिटी, वरिष्ठता का नियम या रूल ऑफ सीनियरिटी को अपनाया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब भी चीफ जस्टिस का पद रिक्त होता था, एक वैकेंसी आती थी, तो नेहरू उस समय जो भी सुप्रीम कोर्ट में सीनियर मोस्ट जज हुआ करते थे, उन्हें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करवा दिया करते थे राष्ट्रपति के माध्यम से। तो एक बहुत ही स्वस्थ परंपरा थी और इससे न्यायपालिका का राजनीतिकरण रुका। तो एक बहुत ही हेल्दी ट्रेडिशन, स्वस्थ परंपरा की नींव नेहरू डालते हैं जजों की नियुक्ति में। और नेहरू के पूरे कार्यकाल में यह परंपरा चलती रही और इसका उल्लंघन केवल एक बार हुआ। ध्यान रखना, केवल एक बार वरिष्ठता का नियम नेहरू के कार्यकाल में तोड़ा गया। यह 1964 की बात है। और 1964 में जफर इमाम सीनियर मोस्ट जज थे जब चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जानी थी, लेकिन जफर इमाम को चीफ जस्टिस नियुक्त नहीं किया गया और उनसे नीचे गजेंद्र गढ़कर थे, बहुत ही प्रसिद्ध मुख्य न्यायाधीश हुए। गजेंद्र गढ़कर को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन यहां पर बहुत ठोस कारण मौजूद थे। जफर इमाम स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे, लंबी छुट्टी के बाद आए थे और उस समय के मुख्य न्यायाधीश ने यह बताया था वाया अटॉर्नी जनरल सीके दफ्तरी के माध्यम से नेहरू को मैसेज भेजा कि यह चीफ जस्टिस का कार्य करने में सक्षम नहीं है, इमाम साहब हेल्थ की समस्या से गुजर रहे हैं, कुछ मानसिक कुछ शारीरिक। और तब ऐसा माना जाता है कि नेहरू ने इनको कन्विंस किया रिजाइन करने के लिए। तो एक बार केवल नेहरू के कार्यकाल में वरिष्ठता के नियम का उल्लंघन हुआ और हम कह सकते हैं कि नेहरू का पूरा कार्यकाल न्यायपालिका की नियुक्ति के दृष्टिकोण से बहुत ही शानदार था, बहुत ही विवाद रहित था और कार्यपालिका और न्यायपालिका बहुत हार्मनी के साथ, बहुत सामंजस्य साहचर्य के साथ आपस में चल रही थी। नेहरू के बाद एक छोटा कार्यकाल लाल बहादुर शास्त्री का आता है और उस समय कुछ विशेष विवाद नहीं हुआ, छोटा कार्यकाल था। लेकिन भारत में न्यायपालिका की नियुक्ति की प्रक्रिया विवादों के दायरे में घिर गई इंदिरा गांधी के शासनकाल में, इंदिरा गांधी के शासनकाल में। और यहीं से हम कह सकते हैं कि अब कॉलेजियम का बैकग्राउंड तैयार होने लगा। इंदिरा गांधी ने नेहरू के द्वारा स्थापित वरिष्ठता के नियम की परंपरा, जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में नेहरू ने बनाया था,
2 बार उसका बहुत बड़े पैमाने पर उल्लंघन किया और दोनों बार उसका उद्देश्य राजनीतिक था। पहली बार 1973 में 1973 में इसका उल्लंघन किया गया और एक बहुत ही 2 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। 25 अप्रैल 1973 को एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना हुई जब सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठता का क्रम यह था, जस्टिस सेलट, जस्टिस ग्रोवर और जस्टिस हेगड़े, और चौथा नंबर था जस्टिस अजीत नाथ रे या जस्टिस AN रे का। मैंने 25 अप्रैल की एग्जैक्ट तिथि क्यों रखी है? क्योंकि ऐसे एनालिसिस में एग्जैक्ट डेट का कोई महत्व नहीं होता है, बट है, यहां पर है। अभी आप समझेंगे क्यों। 25 अप्रैल 1973 को राष्ट्रपति ने एक अधिसूचना जारी की, ऑफ कोर्स इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल की सलाह पर, जिसके तहत शेलट, ग्रोवर और हेगड़े की वरिष्ठता का उल्लंघन करके AN रे को भारत का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की गई। इसका मतलब नेहरू के द्वारा स्थापित परंपरा के अनुसार सेलट का नंबर आता, उसके बाद ग्रोवर का नंबर आता, फिर हेगड़े का नंबर आता और अजीत नाथ रे का नंबर तो चौथा था। इंदिरा गांधी ने ऐसा क्यों किया? उसके लिए जानना पड़ेगा कि 25 अप्रैल से जस्ट एक दिन पहले 24 अप्रैल आता है, तो आप कहेंगे इसमें नया क्या है? 25 अप्रैल से पहले 24 अप्रैल ही आता है? नहीं, इसमें कुछ खास है। 24 अप्रैल 1973 का दिन भारतीय राजव्यवस्था के इतिहास में और विशेषकर भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, एक बहुत ही बड़ा दिन, क्योंकि इस दिन एक बहुत बड़े केस का निर्णय आया था। और मैं समझता हूं कि आप सभी ने उस केस के बारे में अवश्य सुना होगा, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस या केशवानंद भारती का मुकदमा 1973, और इसमें निर्णय आया था 24 अप्रैल 1973 को। और देखें अधिसूचना कब जारी हुई, उसके अगले दिन 25 अप्रैल को यह काम हुआ। यह केशवानंद भारती केस बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, बट यहां उसकी बारीकियों में हम नहीं जाएंगे, केवल उतना हिस्सा समझेंगे जो न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। केशवानंद भारती केस में मुख्यतः भारत की न्यायपालिका ने संविधान की संशोधनीयता के प्रश्न पर विचार किया, संविधान की संशोधनीयता के प्रश्न पर विचार किया और उसके संदर्भ में संविधान के दार्शनिक पक्ष का मतलब प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, इनके संबंध में बहुत चर्चाएं हुई। और इस प्रश्न पर मूलतः विचार किया गया कि संविधान को भारत की संसद किस सीमा तक संशोधित कर सकती है, किस सीमा तक अमेंड कर सकती है। मूल प्रश्न यह था कि मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है या नहीं। न्यायपालिका ने केशवानंद भारती केस में यह निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती, बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकती। और बेसिक स्ट्रक्चर हमारे संविधान में कहीं वर्णित नहीं है, यह न्यायपालिका की खोज है। इसी केस में मूल ढांचे में संसद संशोधन नहीं कर सकती। मूल ढांचा क्या है? न्यायाधीशों ने इसकी कोई बहुत निश्चित एग्जैक्ट कोई डेफिनेशन नहीं दिया, केवल इतना कहा कि मूल ढांचे से तात्पर्य संविधान के उन प्रावधानों से जो संविधान के लिए बिल्कुल आधार हैं, नींव हैं, और जिसके बिना संविधान की कल्पना नहीं की जा सकती। सवाल उठा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो संविधान का मूल ढांचा है, जिसके बिना संविधान की कल्पना नहीं की जा सकती। तो जजों ने कहा कि ये हम समय समय पर बताएंगे, मामले आते जाएंगे, जब कोई यह मामला लेकर आएगा कि बंधुता मूल ढांचा है या नहीं, तब हम बताएंगे कि बंधुता मूल ढांचा है या नहीं। लेकिन यह भी कहा
कि मूल ढांचे की सूची निःशेष है। इट इज अनएंडिंग। निःशेष का मतलब कि इसमें कभी भी कोई नई चीज जोड़ी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वर्तमान में 25 से ज्यादा चीजों को सुप्रीम कोर्ट मूल ढांचा घोषित कर चुका है। तो इस केस में, केशवानंद भारती के केस में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत की संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। इसका मतलब कि केशवानंद भारती का केस एक प्रकार से भारत में संसद की संशोधनकारी शक्ति या अमेंडिंग पावर पर एक रोक तो लगाता ही है कि आप संविधान के उन हिस्सों में संशोधन करके बदलाव या समाप्ति नहीं कर सकते जिसे न्यायपालिका ने संविधान का मूल ढांचा घोषित किया है। अब थोड़ा सा इसको इस चीज से हम जोड़ेंगे कि इसका न्यायाधीशों की नियुक्ति से क्या संबंध है। अब इस न्यायिक व्याख्या को समझने के बाद थोड़ा सा भारतीय राजनीति के व्यवहार पर आइए। भारत में हमने संसदीय प्रणाली के लोकतंत्र को अपनाया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी जो ब्रिटिश मॉडल पर है उसको हमने अपनाया है। और उस संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका और विधायिका आपस में जुड़े हुए और कार्यपालिका विधायिका का ही हिस्सा है। इसको सरल रूप में समझिए कि कार्यपालिका का मतलब है मंत्रिपरिषद, विधायिका का मतलब है संसद। तो भारत के संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया जाता है? जिस दल का लोकसभा में बहुमत है। और मंत्री भी लोकसभा के सदस्य होते हैं। वर्तमान की आप बात करें तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में बहुमत है और मंत्रीगण लोकसभा या राज्यसभा से हैं। कहने का मतलब है कि एक संसदीय प्रणाली जो भारत में अपनाई गई है, इसमें विधायिका और कार्यपालिका जुड़ी हुई है, मंत्रिपरिषद और संसद जुड़ी हुई है और संसद की शक्तियों का प्रयोग व्यवहार में कार्यपालिका ही करती है। आज के संदर्भ में कहें तो कोई कानून बनाना है तो उसमें निश्चित रूप से मोदी जी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। उस समय संसद में किसका बहुमत था? इंदिरा गांधी। इसका मतलब कि व्यवहार में संसद की शक्तियों का भी प्रयोग कौन कर रहा है? कार्यपालिका। तो यदि आप संसद की संशोधनकारी शक्ति को कम करते हैं, आप कहते हैं कि संसद फला फला चीज में संशोधन नहीं कर सकती, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फिर यह निकलता है कि कहीं ना कहीं आपने कार्यपालिका की शक्ति को कम करने का प्रयास किया। एक प्रकार से और व्यवहार की बात करें तो इंदिरा गांधी की शक्ति पर जजों ने एक सीमा लगा दी। फिर से समझें कि संसदीय प्रणाली में जिस दल की मंत्रिपरिषद है उसका बहुमत है और चूंकि बहुमत है, प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता है, तो प्रधानमंत्री की इच्छा से ही अमूमन कानून और संशोधन होते हैं व्यवहार में। तो एक प्रकार से यदि आप संसद की शक्ति को कम कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री की शक्ति को कम कर रहे हैं। तो केशवानंद भारती का मुकदमा इसलिए बड़ा ऐतिहासिक है। अब आइए कि नियुक्ति की प्रक्रिया से क्या संबंध है। केशवानंद भारती के मुकदमे में 13 जजों ने मिलकर निर्णय दिया था। 13 जज थे, उस समय तक की सबसे बड़ी पीठ बनी थी। और 13 जजों में जो निर्णय दिया गया था वह बड़ा ही बारीक निर्णय था। 7 बनाम 6। ध्यान से देखो इस फिगर को। 7 बनाम 6 के बहुमत से निर्णय था। 7 जजों ने मूल ढांचे को सही ठहराया था, लेकिन 6 जजों ने कहा था कि मूल ढांचे जैसी चीज नहीं चाहिए, यह संविधान की भावना के प्रतिकूल होगा। बहुत ही बारीक बहुमत था। एक जज यदि इधर से इधर आ जाता तो मूल ढांचे का सिद्धांत आज हम भारत की राजनीति में नहीं पाते। लेकिन चूंकि 7 जज मूल ढांचे के फेवर में थे, इसलिए मूल ढांचे का सिद्धांत आया। और मूल ढांचे का सिद्धांत संसद की मतलब प्रधानमंत्री की मतलब इंदिरा गांधी की शक्तियों को कम करता है। अब देखें कि ये जो 3 जज, सेलट, ग्रोवर और हेगड़े, ये इन 7 जजों में शामिल थे। अब आप समझे कि इतनी बड़ी पावर जो कॉलेजियम के रूप में न्यायपालिका ने ली है नियुक्ति की, उसका बैकग्राउंड समझिए कि कैसे न्यायपालिका का राजनीतिकरण होता है। तो ये जो 3 जज, सेलट, ग्रोवर और हेगड़े, ये इन 7 जजों में थे। इसका मतलब ये मूल ढांचे के समर्थक थे। और ये जो अजीत नाथरे हैं चौथे, ये अजीत नाथरे इन 6 जजों में थे। इन 6 जजों में थे जो मूल ढांचे का विरोधी है। और इसलिए जब सेलट, ग्रोवर और हेगड़े की सीनियरिटी, इसकी वरिष्ठता का उल्लंघन किया गया, स्थापित परंपरा का उल्लंघन किया गया, तो
इसके केंद्र में साफ साफ राजनीति दिखती है कि एन रे चूंकि मूल ढांचे के खिलाफ हैं तो आपने एन रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। पूरे बौद्धिक जगत में इसकी आलोचना हुई और माना गया कि यह भारत की न्यायपालिका में कार्यपालिका के द्वारा किया गया एक बड़ा हस्तक्षेप है, न्यायपालिका का राजनीतिकरण है। विरोध स्वरूप सेलट, ग्रोवर और हेगड़े ने न्यायपालिका की गरिमा बनाते हुए त्यागपत्र दे दिया। तो यह पहला बड़ा प्रयास था। जब हम देखते हैं कॉलेजियम की बैकग्राउंड यहीं से आ रही कि जब आप न्यायपालिका की शक्ति को राजनीतिकृत करेंगे तो न्यायपालिका रिएक्ट करेगी। तो पहला बड़ा मामला यह। एक और मामला देखिए कि इंदिरा गांधी के सामने एक दूसरा फिर बहुत बड़ा इसी तरह का मामला हो, और एक केस आता है, बहुत ही पॉपुलर केस है, आपने जरूर सुना होगा, आईएएस के प्रीलिम्स में इस पर सवाल भी आया था, एडीएम जबलपुर केस। पूरा नाम है एडीएम जबलपुर, बनाम शिवकांत शुक्ला। एडीएम जबलपुर केस 1976, और आम बोलचाल में इसी को हैबियस कॉर्पस केस भी कहते हैं। एडीएम जबलपुर केस या हैबियस कॉर्पस केस। हैबियस कॉर्पस का मतलब है बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो हैबियस कॉर्पस केस के नाम से इसी को जाना जाता है। एडीएम जबलपुर केस 1976 के एडीएम जबलपुर केस पुनः बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकदमा है, लेकिन यहां उसकी बारीकी में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि आज हमारा मूल कंसर्न कॉलेजियम सिस्टम। बहुत ही शानदार केस भारतीय न्यायपालिका का है, न्यायपालिका पर एक धब्बा भी माना जाता है। 2017 में इसकी गलतियों को भारतीय न्यायपालिका ने ठीक कर दिया। यह क्या है एडीएम जबलपुर केस या शिवकांत शुक्ला का केस या जिसको हैबियस कॉर्पस का केस कहते हैं? अब देखें, यह जो हैबियस कॉर्पस है यह एक रिट है जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत। तो हैबियस कॉर्पस एक रिट है। रिट का मतलब क्या है? एक आदेश है। जब किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है, इंप्रिजनमेंट हो जाता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि बंदीकरण का आधार वैधानिक नहीं है, अनलॉफुल डिटेंशन है, गैर कानूनी तरीके से बंदी बना लिया, तो बंदी व्यक्ति की ओर से कोई भी व्यक्ति एनीबॉडी सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत या हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत जा सकता है और वहां यह मांग कर सकता है कि फलां व्यक्ति को अनलॉफुली, अवैधानिक तरीके से, गैरकानूनी तरीके से बंदी बनाया गया है और उसकी स्वतंत्रता खतरे में है। स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है और इसीलिए आप बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी कीजिए, हैबियस कॉर्पस की रिट जारी करिए, उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने मंगवाइए और बंदीकरण यदि अवैधानिक है, अनलॉफुल है, तो ऐसे व्यक्ति को मुक्त कर दीजिए। हैबियस कॉर्पस ये रिट है। हैबियस कॉर्पस का केस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 25 जून 1975 को देश में आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई। हम सभी जानते हैं इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे। 25 जून 1975 को आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई। उसी दौरान 1976 में एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है, वही है एडीएम जबलपुर केस। अब एडीएम जबलपुर केस में फिर कह रहा हूं कि बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस मांगता है, यहां मैं केवल उसको सतही रूप में एक्सप्लेन करता हूं कि एडीएम जबलपुर केस में इस बात पर विचार किया गया कि जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा लागू हो, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत लागू हो, तो क्या उस अवस्था में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाएगी या उस समय अनलॉफुली भी किसी को अरेस्ट करके रखा जा सकता है? क्योंकि बंदी प्रत्यक्षीकरण किसको रोकता है? अनलॉफुल अरेस्ट को। एडीएम जबलपुर केस में 5 जज थे। ध्यान रखना कि यहां पर 5 जजों की पीठ ने निर्णय दिया और 5 जज में से 4 जज, ध्यान रखना 4 जज ऐसे थे जिन्होंने कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट राष्ट्रीय आपात के दौरान जारी नहीं होगी। बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस भी जारी नहीं होगा, अनलॉफुली आप किसी को डिटेन कर सकते आपातकाल के दौरान। लेकिन एकमात्र जज थे जिन्होंने इसके अगेंस्ट बात की। तो 4 जजों ने कहा ठीक है, सरकार का कदम ठीक है और बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट हम जारी नहीं करेंगे, सरकार अरेस्ट करती है करने दो। लेकिन एक जज थे एचआर खन्ना अकेले जज थे जिन्होंने सरकार के खिलाफ एक प्रकार से फैसला दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, आर्टिकल 21
ये इसका इन्फोर्समेंट नहीं रोक सकता, और बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट न्यायालय जारी करेगा, आपातकाल के दौरान भी करेगा। तो एक प्रकार से एचआर खन्ना ने बहुत ही साहसी निर्णय लिया, डाइसेंट दिया। और इधर भी बड़े बड़े जज थे जो बाद में बहुत चर्चित हुए। पीएन भगवती का आपने नाम सुना होगा, अभी जो जस्टिस चंद्रचूड़ हैं, डीवाई चंद्रचूड़, उनके फादर सीवी चंद्रचूड़। तो इधर भी 4 जज थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हैबियस कॉर्पस की रिट जारी नहीं होगी। एचआर खन्ना अकेले सरकार के खिलाफ खड़े थे। और फिर जब 1977 में मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हुआ 77 में, तो ध्यान रखें 76 में एचआर खन्ना ने सरकार के खिलाफ डाइसेंट दिया। 77 में मुख्य न्यायाधीश का पद जब रिक्त हुआ तो उस समय सीनियर मोस्ट जज एचआर खन्ना ही थे, और एचआर खन्ना से नीचे थे जस्टिस बेग, एमयू बेग। तो जस्टिस बेग एचआर खन्ना से जूनियर थे और उस समय सीनियर मोस्ट एचआर खन्ना थे। तो नेहरू के द्वारा स्थापित परंपरा यह कहती थी कि एचआर खन्ना को चीफ जस्टिस बनना चाहिए, लेकिन फिर राष्ट्रपति ने एचआर खन्ना की वरिष्ठता का उल्लंघन कर दिया और बेग को मुख्य न्यायाधीश बना दिया। बेग इन 4 जजों में शामिल थे। इसका मतलब कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में न्यायाधीशों की नियुक्ति में राजनीतिकरण का बड़ा प्रयास हुआ। यहां भी जस्टिस एचआर खन्ना ने त्यागपत्र दे दिया। हालांकि कहते हैं कि इतिहास अपने को दोहराता है, और अभी जस्टिस एचआर खन्ना के बेटे संजीव खन्ना, एचआर खन्ना के बेटे संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के जज बने। और अब हम देखेंगे जो नियम है, उस नियम के तहत अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना होंगे। तो चलिए, बाप के साथ हुई ज्यादती को शायद बेटे को देकर करेक्ट किया जाएगा। जो भी हो, एचआर खन्ना को भी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया गया। तो इसके कारण भारत में न्यायपालिका की नियुक्तियां विवादित होने लगी, और एक प्रकार से न्यायाधीशों की नियुक्ति में राजनीतिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। और यहीं से हम देखते हैं कि अब इस प्रक्रिया में न्यायपालिका के हस्तक्षेप की पृष्ठभूमि तैयार होती है। इन्हीं परिस्थितियों में एक केस आता है दोस्तों, और मैं स्क्रीन पर आपको दिखाऊं कि अब हमें 4 जजेस केस पढ़ने। 4 जजेस केस आपने किताबों में 3 जजेस केस पढ़ा होगा, बट 2015 के बाद 4था जजेस केस भी आया। तो अब आता है एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुकदमा, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1981। इसी को कहते हैं फर्स्ट जजेस केस। 4 जजेस केस है। तो अब देखिए, नियुक्ति की प्रक्रिया विवादित हुई, और 1981 में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित पहला केस आता है। तकनीकी नाम है एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, एसपी गुप्ता वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया, लेकिन इसको फर्स्ट जजेस केस कहते हैं। फर्स्ट जजेस केस में इस बात पर विचार किया गया कि आर्टिकल 124 में, अब थोड़ा सा मैं तकनीकी जटिलता की ओर आपको ले चल रहा हूं। आर्टिकल 124, अब याद करें शुरुआत में जो परामर्श शब्द है, 124 में जो परामर्श शब्द है, अंग्रेजी में कहें तो कंसल्टेशन वर्ड है। क्या उसका अर्थ सहमति या कनकरेंस के रूप में लिया जा सकता है? थोड़ा सा इसको समझते हैं कि यह मामला क्या है। याद करिए 124 क्लॉज 2, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यह कहता है कि जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी तो राष्ट्रपति कुछ जजों से परामर्श करेगा, कंसल्टेशन, और जब किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है तो मुख्य न्यायाधीश से, चीफ जस्टिस से परामर्श करना, कंसल्टेशन करना अनिवार्य है। इस कंसल्टेशन या परामर्श शब्द की क्या व्याख्या लेनी चाहिए, इसको लेकर बड़ा विवाद हो, और 2 मीनिंग आए कि क्या परामर्श का अर्थ सहमति माना जाए, डज कंसल्टेशन मीन कनकरेंस, क्या परामर्श का अर्थ सहमति है? यदि परामर्श का अर्थ सहमति माना जाए तो इसका मतलब कि जजों का परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। इसका मतलब कार्यपालिका न्यायपालिका के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है, यदि परामर्श का अर्थ सहमति माने। और यदि हम परामर्श का अर्थ सहमति ना माने, यदि हम कहें कि कंसल्टेशन का अर्थ कनकरेंस नहीं है,
कंसल्टेशन का अर्थ केवल स्वैच्छिक है, तो ऐसी स्थिति में नियुक्ति की शक्ति कार्यपालिका के पास होगी। तो पहली बार फर्स्ट जजेस केस में 124 क्लॉज 2 के शब्द कंसल्ट या कंसल्टेशन को लेकर यह मामला आता है कि डज कंसल्टेशन मीन कनकरेंस, क्या परामर्श का अर्थ सहमति है। फर्स्ट जजेस केस या एसपी गुप्ता केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसका उत्तर दिया नो। इसका मतलब कि कंसल्टेशन डज नॉट मीन कनकरेंस, परामर्श का अर्थ सहमति नहीं है। अर्थात यद्यपि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति करने की प्रक्रिया में जजों से परामर्श करेंगे, लेकिन उस परामर्श का अर्थ उन जजों से सहमति पाना नहीं है। अर्थात उन जजों का परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी या बाइंडिंग नहीं है और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्तियां करेंगे, जजों का परामर्श बाध्यकारी नहीं है। इसका मतलब एसपी गुप्ता केस या फर्स्ट जजेस केस एक प्रकार से कार्यपालिका की विजय है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा कि लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की शक्ति कार्यपालिका में निहित है और कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति करेंगे। आइए इसको पढ़ते हैं। तो यही चीज यहां पर लिखी हुई है आपके पीपीटी में। एक बार मैं साइड हटता हूं, आप ठीक से देखिए कि एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ फर्स्ट जजेस केस, इसमें कह रहा है कि आर्टिकल 124 में परामर्श या कंसल्टेशन का अर्थ सहमति या कनकरेंस नहीं है। और दूसरी बात कि जजों की नियुक्ति की शक्ति कार्यपालिका में निहित है। इसका मतलब फर्स्ट जजेस केस तक कॉलेजियम का कोई नामो निशान नहीं और नियुक्ति की शक्ति केवल और केवल कार्यपालिका में निहित मानी गई। लेकिन इसके बाद एक दूसरा बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस आता है और वो है सेकंड जजेस केस। सेकंड जजेस केस पूरा इसका नाम है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1993। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया 1993। इसको कहते हैं सेकंड जजेस केस। आइए विस्तार से समझते हैं कि सेकंड जजेस केस क्या है और सेकंड जजेस केस में ही भारत में इसी के द्वारा भारत में कॉलेजियम सिस्टम आता है। तो भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर दोबारा फिर चर्चा की गई 1993 में सेकंड जजेस केस में। सेकंड जजेस केस में फिर वही मुद्दा आता है कि कंसल्टेशन, सलाह या कंसल्टेशन का अर्थ सहमति है या नहीं। सलाह या जिसे हम परामर्श कहते हैं, तो परामर्श या सलाह का अर्थ सहमति है या नहीं। कंसल्टेशन का मतलब कनकरेंस है या नहीं। और अब न्यायपालिका ने अपना मत पूरी तरह बदल दिया। एक तरह से एसपी गुप्ता केस या फर्स्ट जजेस केस से यू टर्न ले लिया। अब न्यायाधीशों ने सलाह शब्द की व्याख्या सहमति के रूप में की। इसका मतलब सेकंड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कंसल्टेशन मींस कनकरेंस। आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में जो परामर्श की बात है, उस परामर्श का अर्थ सहमति है। अर्थात जब राष्ट्रपति न्यायाधीशों से परामर्श करेगा जजों की नियुक्ति में, तो इसका मतलब है कि न्यायाधीश जजों से सहमति प्राप्त करेगा। कंसल्टेशन मींस कनकरेंस सामान्य भाषा में कहें तो अब न्यायपालिका की राय बाध्यकारी है। इसका मतलब कि यहीं से कॉलेजियम की शुरुआत मानी जाती है। जब कंसल्टेशन को आपने कनकरेंस के रूप में एक्सप्लेन कर दिया और यह कहा कि न्यायाधीशों की सलाह मानना, परामर्श मानना राष्ट्रपति के लिए, कार्यपालिका के लिए बाध्यकारी है, इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट सेकंड जजेस केस में कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट मिलकर करेंगे। इसका मतलब अब सेकंड जजेस केस में उन्होंने कहा कि
जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन वे मंत्री परिषद के परामर्श पर जजों की नियुक्ति नहीं करेंगे, बल्कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह पर, के परामर्श पर सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति करेंगे और राष्ट्रपति इनकी सलाह मानने के लिए बाध्य है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अब नियुक्ति की शक्ति कार्यपालिका से न्यायपालिका ने छीन ली, क्योंकि 1993 से पहले सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते थे, लेकिन सेकंड जजेस केस में निर्णय दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश और इससे मिलने वाली संस्था कॉलेजियम के परामर्श के आधार पर करेंगे। इसके साथ ही एक और निर्णय में बात कही गई और वो कहा गया कि जब इस प्रकार का कोई परामर्श दिया जाएगा तो वह प्राइमेसी प्रिंसिपल पर आधारित होगा। प्राइमेसी प्रिंसिपल क्या है? प्राइमेसी प्रिंसिपल का तात्पर्य है कि जब चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जज परामर्श करेंगे तो इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे प्रोसेस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्राथमिकता होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्राथमिकता होगी और मुख्य न्यायाधीश की राय ही, ध्यान से सुनिए इस चीज को, मुख्य न्यायाधीश की राय ही न्यायपालिका की राय मानी जाएगी। द व्यूज ऑफ जुडिशरी शैल बी रिफ्लेक्टेड इन द व्यूज ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका मतलब कि अन्य न्यायाधीश 2 केवल सहायक के रूप में और सारी पावर किसके हाथ में आ गई व्यवहार में? मुख्य न्यायाधीश के हाथ में, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश +2 के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में जजों को नियुक्त करेंगे, लेकिन अगर परामर्श को देखा जाए तो इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की राय सबके ऊपर है। इसको कहते हैं प्राइमेसी प्रिंसिपल। तो प्राइमेसी प्रिंसिपल के तहत अब व्यवहार में कह सकते हैं कि नियुक्ति की पूरी शक्ति एक व्यक्ति में निहित हो गई और वो हुआ भारत का मुख्य न्यायाधीश। कॉलेजियम व्यवस्था शुरू हो गई। एक और बात कही गई सेकंड जजेस केस में। सेकंड जजेस केस में एक ये बात कही गई कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति वरिष्ठता के नियम के आधार पर की जाएगी। इसका मतलब याद करें कि नेहरू ने जिस परंपरा की नींव डाली थी और जिसका बार बार उल्लंघन किया जाता था, अब उस परंपरा को सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ का रूप दे दिया। वो परंपरा अब एक स्थापित नियम बन गई और आज तक यही परंपरा काम कर रही है। इसीलिए आज हम सबको पता है कि जस्टिस बोबडे, शरद बोबडे वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, लेकिन हमें पता है कि इनके बाद एनवी रमन्ना बनेंगे भारत के न्यायाधीश। हमें यह भी पता है कि इसके बाद यूयू ललित बनेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश और हमें यह भी पता है कि इसके बाद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 50वें न्यायाधीश बनेंगे भारत के और अंत में 51st न्यायाधीश अभी बनेंगे संजीव खन्ना, वही संजीव खन्ना जो एचआर खन्ना के सुपुत्र है। तो अब हमें यह पूरा क्रम पता है, यह सीनियरिटी का क्रम है और यह चीफ जस्टिस, क्योंकि अब यह कोई स्वैच्छिक संवैधानिक परंपरा नहीं है, अब यह एक नियम बन चुका है। यदि संक्षेप में हम सेकंड जजेज केस की बात कहें तो सेकंड जजेज केस में 3 बातें की गई। पहला, कंसल्टेशन मींस कंकरेंस, सलाह का अर्थ सहमति है और न्यायाधीशों की राय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। यह पहली बात कही है। दूसरी बात कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम के द्वारा होगी और उस समय कॉलेजियम का स्वरूप अलग था, 1+2 था। और तीसरी बात कि इस पूरे कॉलेजियम की प्रणाली में प्राइमेसी प्रिंसिपल कार्य करेगा, जिसका मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निर्णायक शक्ति प्राप्त होगी और चीफ जस्टिस की राय, मुख्य न्यायाधीश की राय ही न्यायपालिका की राय मानी जाएगी। तो व्यवहार में चीफ जस्टिस में अब नियुक्ति की शक्ति हो गई। तो यह सेकंड जजेज केस, आइए इसको समझते हैं और एक बार मैं पढ़ता हूं आपके सामने जो अभी हमने डिस्कस किया। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1993 सेकंड जजेज केस।
सेकेंड जजेस केस की मुख्य बातें क्या है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठता के नियम का पालन किया जाएगा। अब ये एक सुप्रीम कोर्ट का रूल बन गया, लॉ बन गया। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अदर जजेस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी व्यक्ति का नाम न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम, ध्यान रखना यहां पर 2 है, 4 बाद में आते हैं, 2 वरिष्ठतम जजों से परामर्श करेगा। तो 1993 में 2 जज हैं से परामर्श करेगा। फिर आता है प्राइमेसी प्रिंसिपल के तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की राय ही न्यायपालिका की राय मानी जाएगी, मतलब चीफ जस्टिस को सुपरसीडिंग पावर है। इस प्रकार अब व्यवहार में जजों की नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भूमिका केंद्रीय हो गई। तो हम कह सकते हैं कि यह भारत में न्यायपालिका की नियुक्ति का वह ऐतिहासिक अवसर है जब भारत में कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत होती है और एक संस्था जो जजों से मिलकर बनती है जिसको कॉलेजियम कहते हैं, उसकी सलाह पर न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रारंभ हुई। तो 1993 एक टर्निंग पॉइंट है न्यायपालिका की नियुक्ति के इतिहास में। अब इससे आगे बढ़ते हैं कि फिर क्या हुआ। जब यह सारी प्रक्रिया चल रही थी तो 1993 के बाद कार्यपालिका के हाथ से न्यायपालिका ने नियुक्ति की शक्ति छीन ली और अब नियुक्ति की शक्ति चीफ जस्टिस या व्यवहार में चीफ जस्टिस सिद्धांत कॉलेजियम के परामर्श पे हो रही। 1998 में, और ध्यान रखना उस समय KR नारायणन राष्ट्रपति थे, तो एक केस आता है जिसको हम कहते हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143 और इसी को कहते हैं थर्ड जजेज केस। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143 और इसी को जाना जाता है थर्ड जजेज केस। अब ध्यान रखना है कि कई बार आप पढ़ते हैं री, तो री का मतलब रेफरेंस है। ये जो थर्ड जजेज केस है कोई उस प्रकार का मुकदमा नहीं है, फला बनाम फला नहीं है, बल्कि ये रेफरेंस केस था। रेफरेंस केस क्या होता है? हमारे संविधान में एक आर्टिकल है 143 143। आर्टिकल 143 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति किसी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। यद्यपि वह न्यायालय के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन परामर्श मांग सकता है। तो न्यायालय से परामर्श मांगा गया और परामर्श यह मांगा गया 143 के तहत KR नारायणन राष्ट्रपति ने यह परामर्श मांगा कि भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो व्यवस्था सेकेंड जजेज केस के द्वारा लाई गई, याद करिए प्राइमेसी प्रिंसिपल, उसने एक प्रकार से भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक असंतुलन पैदा कर दिया। असंतुलन इस रूप में कि इतनी बड़ी संस्था सुप्रीम कोर्ट और उसके जजों की नियुक्ति की शक्ति व्यवहार में एक व्यक्ति के हाथ में चली गई। एक व्यक्ति, और वह व्यक्ति कौन है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। याद करिए प्राइमेसी प्रिंसिपल। तो एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के केंद्र में आ गया। पहला मुद्दा यह था। दूसरा मुद्दा कि क्या संविधान इसकी इजाजत देता है? क्या परामर्श का अर्थ वास्तव में ही सहमति लेना चाहिए जो सेकेंड जजेज केस में लिया गया? क्या संविधान के शब्द की यह सही व्याख्या है? तो ऐसे प्रश्न पूछे गए। तो यही है रेफरेंस केस या थर्ड जजेज केस। थर्ड जजेज केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस बात को दोहराया, फिर इस बात की पुष्टि की कि परामर्श का अर्थ सहमति है, कंसल्टेशन मींस कंकरेंस, और कॉलेजियम सिस्टम सही है। कॉलेजियम सिस्टम सही है, लेकिन उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम को अब थोड़ा बदल दिया। तो असली कॉलेजियम सिस्टम अब आता है, ध्यान रखना। उससे पहले कॉलेजियम का बीज था, लेकिन अब वास्तविक कॉलेजियम सिस्टम आता है, जिसमें उन्होंने कहा कि हां, परामर्श का अर्थ सहमति है और राष्ट्रपति न्यायाधीशों के परामर्श से ही कार्य करेगा। यहां तक सही है, लेकिन उन्होंने प्राइमेसी प्रिंसिपल को एक तरह से कमजोर कर दिया, खत्म नहीं किया, डाइल्यूट कर दिया। कैसे खत्म किया? तो अब थर्ड जजेज केस में कॉलेजियम की रचना को विस्तार से बताया गया और अब थर्ड जजेज केस में कहा गया कि एक कॉलेजियम की सलाह पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करेगा
और वो कॉलेजियम 5 सदस्यीय होगा, 5 मेंबर होगा। उसके 5 मेंबर्स कौन कौन से होंगे? उसका अध्यक्ष होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उसके 4 सदस्य होंगे, और वे 4 सदस्य होंगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज। इसका मतलब 1998 में कॉलेजियम का नया स्वरूप आया और अभी यही चल रहा है। 1993 में कॉलेजियम अलग था, अब उन्होंने कहा कि नियुक्ति कॉलेजियम के ही परामर्श पर होगी, लेकिन कॉलेजियम की रचना व्यापक कर दी गई और अब यह 5 मेंबर हो गया 3 मेंबर से। और अब भी इसका अध्यक्ष भारत का मुख्य न्यायाधीश ही रहा, और अब इसमें सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जज शामिल होंगे। इसके साथ एक अपवाद भी किया गया कि यदि नेक्स्ट या कमिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन 4 जजों में शामिल नहीं है, तब भी वह अनिवार्यतः कॉलेजियम का सदस्य होगा। थोड़ा इसको व्यवहार में समझे, थोड़ा सा व्यवहार में समझे कि मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रिटायरमेंट फॉर एग्जाम्पल 2022 में हो। कोई ऐसा चीफ जस्टिस है जो काफी कम उम्र में बन गया और 2022 में रिटायर होने वाला, और ये जो 4 वरिष्ठतम हैं ये सब कहीं ना कहीं 2021 में ही रिटायर होने वाले। ऐसा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में इनमें से चारों में से कोई चीफ जस्टिस नहीं मिलेगा, क्योंकि जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस है वो 2022 में रिटायर होगा और ये चारों उससे पहले रिटायर हो जाएंगे। इसका मतलब जो चीफ जस्टिस बनेगा वो कोई 5वां जज होगा। तो वही 5th जज है कि यदि नेक्स्ट चीफ जस्टिस इन 4 जजों में शामिल है तब तो ठीक है, लेकिन यदि नेक्स्ट चीफ जस्टिस इन चारों में से नहीं है तो नेक्स्ट चीफ जस्टिस भी कॉलेजियम में शामिल होगा। ऐसा कभी कभी होता है। खैर वह एक तकनीकी जटिल बात है। यहां पर आप केवल इतना ही समझें कि कॉलेजियम 5 सदस्यों से मिलकर बनेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया +4, और कॉलेजियम की सलाह मानने के लिए भारत का राष्ट्रपति बाध्य है। लेकिन 3rd जजेज केस या प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की गई। उसमें कहा गया कि यदि कॉलेजियम सम्यक प्रक्रिया, अब देखिए एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया, सम्यक प्रक्रिया या ड्यू प्रोसेस, यदि कॉलेजियम सम्यक प्रक्रिया या ड्यू प्रोसेस का पालन करते हुए किसी नाम की सिफारिश करता है सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त होने के लिए, तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य है। लेकिन यदि कॉलेजियम ड्यू प्रोसेस या सम्यक प्रक्रिया का पालन नहीं करता है तो राष्ट्रपति उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो कॉलेजियम की पावर पर भी एक लिमिट लगी कि आप मनमाने तरीके से नाम नहीं भेज सकते, आपको कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा, कुछ प्रक्रियात्मक नियमों का पालन करना पड़ेगा। उसी को नाम दिया गया ड्यू प्रोसेस। तो थोड़ा समझते हैं कि यह ड्यू प्रोसेस क्या है सामान्य भाषा में। क्या तो यह बात भी कही गई 3rd जजेज केस के द्वारा कि कॉलेजियम जब भी किसी व्यक्ति के नाम की सिफारिश करता है सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त होने के लिए, तो वह सिफारिश युक्तिसंगत, उचित या सम्यक प्रक्रिया को आधार बनाकर की गई हो। क्या है वो सम्यक प्रक्रिया? सम्यक प्रक्रिया के तहत सबसे पहले कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सहमति के बिना कोई भी नाम सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में नियुक्त होने के लिए प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। यदि सामान्य भाषा में कहें तो किसी भी व्यक्ति का नाम यदि सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किया जाता है तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सहमति अनिवार्य है। तो एक तरह से सम्यक प्रक्रिया चीफ जस्टिस को वीटो पावर देती है। इसको इस रूप में समझिए कि यदि हम जानते हैं कॉलेजियम में 5 है, 1+4, तो 4 जज कह रहे हैं कि ए का नाम भेज दो, लेकिन चीफ जस्टिस अकेला कहता है कि ए का नाम नहीं भेजूंगा, तो ए का नाम नहीं भेजा जाएगा। यदि इसके बाद भी ए का नाम भेज देता है कॉलेजियम तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। चीफ जस्टिस का परामर्श बाध्य, चीफ जस्टिस की राय अनिवार्य है। तो यह पहली बात है। दूसरा कि कॉलेजियम सामान्यतः सर्वसम्मति से निर्णय लेगा। सामान्यतः
लेकिन यदि सर्वसम्मति कायम नहीं होती तो कॉलेजियम बहुमत के आधार पर चलेगा। बहुमत का मतलब क्या है? 3, 5 में से। अब अगर फर्स्ट और सेकंड को हम मिक्स करें, इसको जोड़ें, तो देखिए क्या स्थिति बनती है। पहला, ड्यू प्रोसेस का पहला हिस्सा कहता है कि चीफ जस्टिस की सहमति अनिवार्य है, और ड्यू प्रोसेस का दूसरा हिस्सा कहता है कि बहुमत का समर्थन भी उस नाम के साथ होना अनिवार्य है, दोनों होना चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड। अब जैसे एक एग्जांपल लीजिए कि ए के नाम का प्रस्ताव 3 जजों ने किया, 3 जजों ने किया, लेकिन उनमें से चीफ जस्टिस ने 3 अन्य जजों ने किया, वरिष्ठतम ने किया, तो बहुमत मिल गया, लेकिन चीफ जस्टिस इसमें नहीं है, तो इसीलिए ए का नाम नहीं भेजा जाएगा। दूसरी परिस्थिति लीजिए कि बी के नाम को चीफ जस्टिस ने यस कर दिया, लेकिन बाकी जजों ने नो कर दिया, तो पहली शर्त पूरी हो गई, लेकिन दूसरी शर्त पूरी नहीं, बहुमत पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब व्यवहार में अब स्थिति यह बनी कि चीफ जस्टिस प्लस 2, और यह मिलकर कितने हो गए? 3। चीफ जस्टिस प्लस 2 जिसके नाम की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति के लिए करेंगे, भारत का राष्ट्रपति उसी को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त करेगा, क्योंकि चीफ जस्टिस आ गया तो पहली शर्त हो गई, और प्लस 2 का मतलब 3 हो गया, तो बहुमत पूरा हो गया। तो व्यवहार में क्या समझना है कि चीफ जस्टिस प्लस 2 के हाथ में अब यह पावर दी गई, थोड़ा सा डेमोक्रेटाइजेशन किया गया। प्राइमेसी प्रिंसिपल अभी भी है, चीफ जस्टिस को वीटो है, लेकिन उसको डाइल्यूट कर दिया, कमजोर कर दिया। यह सेकंड जजेस केस या रेफरेंस केस का है। तो सम्यक प्रक्रिया के ये पहलू हैं। इसके अलावा सम्यक प्रक्रिया में कुछ और भी बातें की जाती हैं, जैसे सम्यक प्रक्रिया के तहत थर्ड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी व्यक्ति का नाम सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त होने के लिए प्रस्तावित किया जाएगा तो उसके केंद्र में मेरिट होगी, उसके केंद्र में योग्यता होगी। यद्यपि यह भी कहा गया कि वरिष्ठता, सीनियरिटी का पर्याप्त ध्यान रखा जाएगा। ध्यान रखिए, 2 शब्द आते हैं कि मेरिट उसके केंद्र में होगा, वरिष्ठता का पर्याप्त ध्यान रखा जाएगा। इसका मतलब है कि दोनों चाहिए, मेरिट भी होना चाहिए और सीनियरिटी को भी एडिक्वेट वेट देना चाहिए, एडिक्वेट। लेकिन सुपरसीडिंग इंपॉर्टेंस किसको देना है? मेरिट को। इसका मतलब कि यदि कभी मेरिट बनाम सीनियरिटी में से एक को चुनना है तो थर्ड जजेस केस या रेफरेंस केस यह कहता है कि कॉलेजियम को मेरिट को तरजीह देनी चाहिए। यह चीज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट में कुछ जजों की नियुक्ति की गई, पर्टिकुलरली जस्टिस संजीव खन्ना की यदि बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना जज थे और काफी जूनियर जज, HR खन्ना के बेटे काफी जूनियर जज हैं और इनसे सीनियर काफी जज थे। और जब जस्टिस संजीव खन्ना को सुप्रीम कोर्ट में लाया गया तो काफी लोगों ने आलोचना की, प्रेस में, मीडिया में, कि सीनियर जजों को छोड़कर आपने जूनियर को क्यों लाया। लेकिन तकनीकी रूप में हमें समझना चाहिए कि थर्ड जजेस केस में साफ कहा गया है कि मेरिट शैल हैव सुपरसीडिंग इंपॉर्टेंस। इसका मतलब कि पर्याप्त महत्व सीनियरिटी को होगा लेकिन मेरिट ही वास्तविक निर्णायक होगा। तो ड्यू प्रोसेस का एक हिस्सा मेरिट भी है। ड्यू प्रोसेस में एक और बात कही गई, यह बात कही गई कि सामान्यतः हम जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त होते हैं उनमें से ज्यादातर हाई कोर्ट के जज होते हैं और उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट में ले आया जाता है। तो अब ड्यू प्रोसेस के तहत कहा गया कि यदि किसी हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जाना है और कॉलेजियम उसके नाम पर विचार कर रही है और यदि उसी हाई कोर्ट का कोई जज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है जो पहले उसी हाई कोर्ट से आया है, तो उस जज, सुप्रीम कोर्ट के उस जज की राय भी ली जाएगी और कॉलेजियम उसकी राय सेपरेटली, अलग से राष्ट्रपति के पास भेजेगा। थोड़ा व्यवहार में समझो कि यह क्या है। जैसे जस्टिस संजीव खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट से पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट। अब मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में जज की वैकेंसी आती है, कॉलेजियम बनता है और
उस कॉलेजियम में फॉर एग्जांपल जस्टिस संजीव खन्ना शामिल नहीं है। संजीव खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और दिल्ली हाई कोर्ट के किसी जज के नाम पर कॉलेजियम विचार कर रहा है, तो दिल्ली हाई कोर्ट का एक जज पहले ही सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, तो वो दिल्ली हाई कोर्ट के बारे में बहुत कुछ जानता है। तो ऐसी स्थिति में कॉलेजियम की जिम्मेदारी है कि वह उस जज से भी कंसल्ट करेगा कि खन्ना साहब आपकी क्या राय है, दिल्ली हाई कोर्ट के इस जज के बारे में क्या आपको कोई है फीडबैक, और उसकी राय सेपरेटली प्रेसिडेंट को भेजेगा कि हमारी राय यह है और यह जज दिल्ली हाई कोर्ट का यह कह रहा है। तो यह सब चीजें सम्यक प्रक्रिया के तहत आई और कहा गया कि यदि सम्यक प्रक्रिया का पालन करके कॉलेजियम के द्वारा किसी व्यक्ति का नाम सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति के लिए भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति कॉलेजियम की परामर्श मानने के लिए बाध्य है। इस तरह हम देखते हैं कि सेकंड जजेस केस में कॉलेजियम आता है और थर्ड जजेस केस में कॉलेजियम पूरी तरह क्लियर हो जाता है और 1+4 के रूप में कॉलेजियम आता है। तो आइए पढ़ते हैं ये थर्ड जजेस केस का मामला, या थर्ड जजेस केस ने क्या कहा। थर्ड जजेस केस में क्या कहा गया इसको देखते हैं। री का मतलब ध्यान रखना रेफरेंस केस, आर्टिकल 143, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस केस 1998 थर्ड जजेस केस। इसमें सबसे पहले फिर वह बात दोहराई गई कि 124 में परामर्श जो है उसका अर्थ सहमति है, कंसल्टेशन मींस कंकरेंस। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम की सलाह पर की जाएगी। फिर इसमें पूरे कॉलेजियम के स्ट्रक्चर को बताया गया कि कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय संस्था होगी, इसका एक अध्यक्ष होगा और अध्यक्ष होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसका अध्यक्ष होगा। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जज इसके सदस्य होंगे। और यदि कॉलेजियम के द्वारा सम्यक प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस, यह बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, का पालन करके कोई सिफारिश की जाती है तो वह सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। थर्ड जजेस केस। सम्यक प्रक्रिया का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कॉलेजियम के द्वारा बहुमत से निर्णय लिया जाएगा। याद करिए 3 होंगे, सामान्यतः कंसेंसस नहीं तो बहुमत, लेकिन उसमें चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश की सहमति अनिवार्य होगी। याद करिए 1+2। और इस तरह से कॉलेजियम की सलाह पर नियुक्तियां की जाएगी। अब थोड़ा सा यहां इस बिंदु को समझते हैं कि भारत की न्यायपालिका में 1993 में कॉलेजियम प्रणाली आती है और 1998 तक आते आते यह पूरी तरह स्थापित रूप ले लेती है। लेकिन कॉलेजियम की प्रणाली लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से बिल्कुल अलग है। लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने समझा जो साफ साफ कुछ अलग रूप में कह रहा है, और नियुक्ति की प्रक्रिया 93 तक अलग भी थी। तो कॉलेजियम की ढेर सारी आलोचनाएं, जिसमें सबसे पहली और प्रमुख आलोचना थी कि यह संविधान की बहुत ही बेतुकी व्याख्या है। बहुत ही बेतुकी व्याख्या है। बेतुकी व्याख्या क्यों है? लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कंसल्टेशन लिखा है, लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में परामर्श है, और परामर्श की व्याख्या सहमति के रूप में नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि यदि हर जगह यह चीज स्वीकार कर लिया जाए तो जीवन बहुत जटिल हो जाएगा, कोई किसी से परामर्श मांगेगा ही नहीं। और यदि पूरे संविधान में हर जगह परामर्श का अर्थ सहमति ले ली जाए तो बहुत दिक्कतें आएंगी। तो पहले ही आलोचना बौद्धिकों के द्वारा, न्यायविदों के द्वारा, एकेडमिशियंस के द्वारा इस आधार पर की जाती है कि उचित व्याख्या नहीं है और परामर्श का अर्थ सहमति नहीं है। कंसल्टेशन डजंट मीन कंकरेंस। बट आपको याद रखना चाहिए कि हमारे संविधान में एक आर्टिकल है 132 132, और अनुच्छेद 132 का सारांश ये, लंबा आर्टिकल है, उसका सारांश ये है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान का सर्वोच्च व्याख्याकार है। सुप्रीम कोर्ट इज द चीफ इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वही मान्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा परामर्श का अर्थ सहमति है, वो मान्य है, लेकिन बौद्धिक वर्ग को इसकी आलोचना करने की आजादी तो है। तो पहला आक्षेप यह लगाया जाता है कि यह संविधान की मान्य व्याख्या पर आधारित नहीं है। दूसरा जो कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ आक्षेप लगाया जाता है वो बहुत ही बड़ा आक्षेप है, और इसकी दूसरी आलोचना यह कहकर की जाती है कि कॉलेजियम के द्वारा भारत में एक ऐसी व्यवस्था की नींव न्यायपालिका ने डाल दी जो पूरे विश्व में कहीं नहीं पाई जाती।
पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में मैं कहता हूं, नियुक्ति की शक्ति, अपॉइंटमेंट पावर एक प्रशासनिक शक्ति मानी जाती है और राजनीति विज्ञान में इसको लेकर पूरी एकमतता है कि अपॉइंटमेंट पावर इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। नियुक्ति की शक्ति एक प्रशासनिक शक्ति, और प्रशासनिक शक्ति होने के कारण इसका प्रयोग कार्यपालिका के द्वारा किया जाना चाहिए। तो जजों की नियुक्ति भी कार्यपालिका के द्वारा होनी चाहिए। पूरी दुनिया में यही पैटर्न चलता है। जैसे मैं दो उदाहरण आपको देता हूं, दो बड़े लोकतंत्रों की बात करें, एक ब्रिटेन और दूसरा अमेरिका। इन दोनों देशों में जजों की नियुक्ति कैसे होती है? क्योंकि भारत की न्यायपालिका आज विश्व की एकमात्र न्यायपालिका है जहां पर न्यायाधीश ही न्यायाधीश को नियुक्त करते, जजेज अपॉइंट जजेज। यह विश्व में कहीं नहीं है, और भारत में यह कॉलेजियम प्रणाली के कारण है कि जजेज अपॉइंट जजेज। थोड़ा सा अन्य देशों की व्यवस्था देखिए। ब्रिटेन, अभी आपने देखा मेंस जो भी एग्जाम हुआ 1-1.5 महीने पहले, तो एक सवाल आया था कि भारतीय न्यायपालिका और ब्रिटिश न्यायपालिका में समानता और अंतर। तो एक पॉइंट यहां भी आपको मिलेगा कि ब्रिटेन में न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में कैसे की जाती है। ब्रिटेन में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति सम्राट या साम्राज्ञी जो भी हो उसके द्वारा की जाती है, लेकिन वे स्वविवेक से नहीं करते हैं। सम्राट सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति एक संस्था के परामर्श पर करते हैं। उसका नाम है जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, न्यायिक नियुक्ति आयोग। जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक संस्था है, और ब्रिटेन में इस संस्था में 15 सदस्य होते, 15 मेंबर्स होते। अब भारतीय न्यायपालिका और ब्रिटिश न्यायपालिका का एक प्रमुख अंतर देखिए कि भारत में कॉलेजियम सिस्टम से अपॉइंटमेंट हो रहा है, ब्रिटिश में पूरा अपॉइंटमेंट सिस्टम अलग है। न्यायिक नियुक्ति आयोग के परामर्श पर ब्रिटिश सम्राट सुप्रीम कोर्ट के जजों को नियुक्त करता है, और यह जो न्यायिक नियुक्ति आयोग है इसमें टोटल 15 सदस्य। 15 सदस्य में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि केवल 3 सदस्य न्यायपालिका के। इसका मतलब 20% मेंबर केवल जजेज, 80% मेंबर आउटसाइड जुडिशरी। और यह जो न्यायिक नियुक्ति आयोग है, यह प्रत्येक नाम पर विचार करता है, बहुत ही इंट्रूसिव प्रोसेस है, बहुत ही गहन प्रक्रिया है। यहां तक कि यह उन उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए भी बुला सकता है, इंटरव्यू तक ले सकता है, और फिर यह नाम प्रस्तावित करता है। तो ब्रिटेन में भी न्यायाधीश को नियुक्त नहीं करता है, एक संस्था करती है, जो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। यदि हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जब किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में अमेरिका में नियुक्त करते हैं तो उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा की गई नियुक्ति सीनेट में जाती है। सीनेट क्या है? जैसे हमारे यहां राज्यसभा है वैसे ही अमेरिका में सीनेट है। हमारे यहां जो विधायिका है उसका नाम संसद या पार्लियामेंट है। अमेरिका में विधायिका को कांग्रेस कहते हैं, और कांग्रेस के 2 सदन हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट, जैसे हमारे यहां लोकसभा और राज्यसभा। तो आप हमारी राज्यसभा के समकक्ष अमेरिका के सीनेट को समझ सकते हैं। तो अमेरिका में जब राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नियुक्त करता है सुप्रीम कोर्ट का जज, तो उसके बाद वह सीनेट के पास जाता है। सीनेट में एक नियुक्ति समिति होती है जो सीनेट के मेंबर्स से ही मिलकर बनती है। अपॉइंटमेंट कमीशन है, नियुक्ति समिति या अपॉइंटमेंट कमिटी। नियुक्ति समिति, नियुक्ति समिति उन नामों पर विचार करती है, बहुत ही वहां भी इंट्रूसिव प्रोसेस है। और सामान्यतः अमेरिका में भी नियुक्ति समिति ऐसे व्यक्तियों को बुलाती है, उसका इंटरव्यू लेती है, सब कुछ करती है, और यदि उपयुक्त पाती है तो नियुक्ति समिति उसके नाम को सीनेट को फॉरवर्ड कर देती है। और अमेरिका में एक परंपरा है कि नियुक्ति समिति जिसके भी नाम को फॉरवर्ड कर दे, सीनेट सामान्यतः उसको पारित कर देती है, तो सीनेट 2/3 बहुमत से अप्रूव कर देगी, और तब जज परमानेंट होगा। इसका मतलब अमेरिका में भी न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीश नहीं करते। अमेरिका में न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति और सीनेट मिलकर करते हैं। राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं और सीनेट 2/3 बहुमत से उसका अनुमोदन या उसको अप्रूवल देती है। लेकिन भारत में कॉलेजियम प्रणाली के कारण नियुक्ति की शक्ति कार्यपालिका से न्यायपालिका ने छीन ली,
और भारत की न्यायपालिका विश्व की एकमात्र न्यायपालिका है जहां जजेज अपॉइंट जजेज। तो यह भी कॉलेजियम की बहुत बड़ी आलोचना है। यह भी कहा जाता है कि कॉलेजियम भाई भतीजावाद को जन्म देता है, नेपोटिज्म, करप्शन। और चूंकि न्यायपालिका अभी पूरी तरह से न्यायपालिका आरटीआई के दायरे में नहीं है। अभी आपने देखा कि मैं समझता हूं 2020 में डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का दफ्तर ऑफिस आरटीआई के दायरे में है, फिर भी पूरी न्यायपालिका नहीं है, तो बहुत सारे फैक्ट हमें पता नहीं होते। लेकिन जो बहुत सारे एनजीओज के द्वारा आकलन आ रहे हैं उसके अनुसार भारत में हायर जुडिशियरी का मतलब सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट, ये मिलकर हायर जुडिशियरी कहलाता है। उसके 52% जज आपस में रिश्तेदार हैं। अभी भी आप देखें कि एचआर खन्ना तो संजीव खन्ना, सीवी चंद्रचूड़ तो डीवाई चंद्रचूड़, तो ऐसी परंपरा बहुत चलती है। मार्कंडेय काटजू तो उससे पहले कैलाशनाथ काटजू, मतलब बाप बेटा पोता यह जज चल रहा है। तो कहा जा रहा है इसके मूल में कॉलेजियम प्रणाली है। जजेज अपॉइंट जजेज, तो वो आपस में एक दूसरे को फेवर करते हैं। और एक यह भी आलोचना की जाती है कि संविधान के आर्टिकल 50 में जो नीति निदेशक तत्व के तहत एक निर्देश है कि प्रशासनिक शक्ति और न्यायिक शक्ति एक दूसरे से अलग होगी, यह उस निर्देश के विरुद्ध भी है। तो इस तरह से भारत में यद्यपि कॉलेजियम प्रणाली चल रही थी, लेकिन वह गहन और गंभीर आलोचनाओं का शिकार थी। तो एक बार मैं स्लाइड पढ़ता हूं कि क्या आलोचनाएं अभी हमने डिस्कस की, एक बार उसको हम देखते हैं। किन आलोचनाओं का शिकार कॉलेजियम सिस्टम रहा है? कॉलेजियम प्रणाली की आलोचनाएं। यह संविधान की ऐसी व्याख्या पर आधारित है जिसे स्वीकार करना कठिन है। कौन सी व्याख्या? कंसल्टेशन मींस कंकरेंस, आप कैसे कह सकते हैं। दूसरा, अमेरिका सहित विश्व के अधिकांश देशों में नियुक्ति की शक्ति एक प्रशासनिक शक्ति मानी जाती है जो कार्यपालिका में निहित है। हमारे यहां किसमें निहित है? न्यायपालिका में, जजेज अपॉइंट जजेज। यह संविधान के अनुच्छेद 50 आर्टिकल 50 में दिए गए निर्देश के विरुद्ध है। कौन सा निर्देश? प्रशासनिक शक्ति और न्यायिक शक्ति अलग होगी, तो जज कैसे प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग कर सकता है? और चौथा, व्यवहार में कॉलेजियम प्रणाली भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिलता है। आप देख सकते हैं कि बाप के बाद बेटा, तो कोई कह सकता है कि ठीक है प्रोफेशन है, बट उंगलियां तो उठेंगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कॉलेजियम प्रणाली की बड़ी आलोचनाएं हो रही थी। इसी क्रम में 2014 में, अब देखिए कि कॉलेजियम प्रणाली चल रही थी, और कॉलेजियम प्रणाली भारत में राजनीति के एक ऐसे दौर में आई थी जब आमतौर पर गठबंधन की राजनीति भारतीय राजनीति की विशेषता बन चुकी थी। याद करें कि 89 से जो गठबंधन की राजनीति शुरू हुई, 2014 में लगभग 25 साल के बाद पहली बार एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनी जो नरेंद्र मोदी की सरकार थी। और उससे पहले की प्रत्येक सरकार गठबंधन की सरकार थी। 89 से 2014 के बीच की प्रत्येक सरकार गठबंधन की सरकार थी। गठबंधन की सरकार आपसी कलह का शिकार होती है, और ऐसी सरकारों में दूसरी संस्थाएं कार्यपालिका का शक्ति का अतिक्रमण करेगी, क्योंकि आप में शक्ति नहीं है, आप अपनी सरकार बचाने के लिए परेशान हैं। लेकिन 2014 में जब एक स्थायी सरकार आती है, पूर्ण बहुमत की सरकार आती है, तो फिर इस बात पर चर्चा हुई कि कार्यपालिका की शक्ति न्यायपालिका ने छीन ली और इसको फिर से हासिल करना चाहिए। और इसीलिए कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करने के लिए भारत के संविधान में 99वां संविधान संशोधन लाया गया। अब देखिए, एक नया अध्याय जोड़ने का प्रयास किया गया, एक नई शुरुआत करने की बात की गई। 99वां संविधान संशोधन, 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया। 99वां संविधान संशोधन 2014। इसके द्वारा भारत के संविधान में आर्टिकल 124A, आर्टिकल 124B और आर्टिकल 124C जोड़े गए। 124A, 124B और 124C जोड़े गए, और इन आर्टिकल्स के द्वारा कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त करके उसकी जगह एक नई व्यवस्था, जिसको हम कहते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, और शॉर्ट में इसी को कहते हैं NJAC, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग।
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग या एनजेएसी के गठन का प्रावधान किया गया। इसका मतलब 99वें संविधान संशोधन ने यह निर्धारित किया कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कॉलेजियम की सलाह पर राष्ट्रपति नहीं करेंगे, बल्कि भारत के राष्ट्रपति एक नई संस्था की सलाह पर करेंगे और वह संस्था एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इस संस्था की पूरी रचना भी इसमें बताई गई। 124A, 124B और 124C के द्वारा इसकी रचना बनाई गई। देखें क्या है इसका मतलब। एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एक 6 सदस्यीय संस्था होगी, 6 मेंबर बॉडी होगी, 6 सदस्यीय संस्था होगी और इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे। इसका अध्यक्ष भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा पुनः, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसका अध्यक्ष होगा। और जो 5 सदस्य होंगे उसमें से 2 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज होंगे। 2 सदस्य होंगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज 5 में से। इसमें एक सदस्य होगा भारत का विधि मंत्री, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का विधि मंत्री या लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इसके अलावा इसमें 2 ख्यातिलब्ध या प्रख्यात, जो भी कहें, संविधान में शब्द है, शब्द था ख्यातिलब्ध सदस्य, इंग्लिश में कहें तो एमिनेंट मेंबर्स, 2 एमिनेंट मेंबर्स। अब देखिए कि ये एनजेएसी की कंपोजिशन या रचना है, 6 सदस्यीय संस्था है, होनी थी। और इसमें एक अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष कौन होगा? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके 5 सदस्य होंगे। ये जो 5 सदस्य होंगे कौन कौन होंगे? 2 सदस्य होंगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज, 1 सदस्य होगा भारत का विधि मंत्री, तो 2 1 3, और 2 सदस्य होंगे ख्यातिलब्ध सदस्य या एमिनेंट मेंबर्स। अब फिर वही बात आ गई कि चीफ जस्टिस के बारे में तो हमें पता है कि यह शरद बोबडे है, 2 वरिष्ठतम जज के बारे में हमें पता है कि एनवी रमन्ना और यूयू ललित हैं। भारत के विधि मंत्री के बारे में भी हमें पता है कि विधि मंत्री कौन है। लेकिन ये जो 2 ख्यातिलब्ध सदस्य हैं इतने बड़े देश में, और जहां हर कोई अपने को एमिनेंट ही मानता है, तो कौन है 2 एमिनेंट मेंबर? इसका पता कैसे चलेगा? तो 99वां संशोधन इसके बारे में कहता है कि ये जो 2 एमिनेंट मेंबर्स होंगे वे मनोनीत किए जाएंगे, नॉमिनेट किए जाएंगे। 2 ख्यातिलब्ध सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। कौन मनोनीत करेगा? इनको मनोनीत किया जाएगा एक 3 सदस्यीय समिति के द्वारा, 3 मेंबर कमेटी के द्वारा, 3 सदस्यीय समिति के द्वारा। कौन कौन होंगे 3 सदस्यीय समिति में? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश यहां भी होगा, ध्यान रखना वह एनजेएसी में भी है, और इस मनोनयन समिति में भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इसके अलावा भारत का प्रधानमंत्री, और एक और सदस्य होगा लोकसभा में विपक्ष का नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता। अब यहां पर देखें 2 टेक्निकल टर्म्स आ गए, लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी इन अपोजिशन। बट अभी उन जटिलताओं में मैं नहीं जाऊंगा। इतना जान लें कि विपक्ष का नेता या विपक्ष का नेता सदैव नहीं होता है। जैसे अभी विपक्ष का नेता नहीं है तो अभी उसकी जगह सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता। वो 2 तकनीकी टर्म्स है, कभी डिस्कस करेंगे। बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का प्रधानमंत्री, और विपक्ष का नेता, या अगर विपक्ष का नेता नहीं है तो सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता। तो वर्तमान में सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस है और उसके नेता अधीर रंजन है। तो वर्तमान में यदि समिति बनती तो शरद बोबडे इसके अध्यक्ष होते, नरेंद्र मोदी सदस्य होते और अधीर रंजन भी इसके एक सदस्य होते। और ये 3 सदस्यीय समिति इन 2 ख्यातिलब्ध सदस्यों को मनोनीत करती। तो इस तरह हम देखते हैं कि अब 99वें संशोधन के द्वारा बहुत ही अच्छी संरचना दी गई कि एक 6 सदस्यीय संस्था होगी, उसका नाम एनजेएसी होगा,
और एनजेएसी का कंपोजिशन यह होगा, और एनजेएसी की सलाह पर ही भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को नियुक्त करेगा। यह सिस्टम बना। एनजेएसी के बारे में कुछ और बातें कही गई 99वें संशोधन में, जिसमें पहली बात यह कही गई कि एनजेएसी के जो 2 एमिनेंट मेंबर्स होंगे, ख्यातिलब्ध मनोनीत सदस्य, उसमें से कम एक सदस्य या तो अनुसूचित जाति का, या अनुसूचित जनजाति का, या ओबीसी अन्य पिछड़े वर्ग का, या महिला, या अल्पसंख्यक शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसी, विमेन या माइनॉरिटी, इस 5 में से किसी एक समुदाय से होना चाहिए, और एक ओपन सीट होगी। तो पहली यह बात कही गई। दूसरी बात कि एनजेएसी जब किसी व्यक्ति का नाम जज के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित करेगी, राष्ट्रपति को रिकमेंड करेगी, तो इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि यदि 2 या अधिक सदस्य एनजेएसी के किसी व्यक्ति के नाम पर असहमत है, तो ऐसे व्यक्ति का नाम जज नियुक्त होने के लिए राष्ट्रपति के पास प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। 2 या अधिक। इसको व्यवहार में देखें कि मान लीजिए 4 व्यक्ति कह रहे हैं कि ए को भेज दीजिए नाम, लेकिन 2 कह रहे हैं नहीं, तो 4 लोगों से काम नहीं चलेगा। इसका मतलब कम से कम 5 सदस्य यदि सहमत हैं, तभी उस व्यक्ति का नाम राष्ट्रपति के पास सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। इस तरह से बहुत ही अच्छी संस्था बनाई गई एनजेएसी। तो आइए यहां तक एनजेएसी के इस कंपोजिशन को हम एक बार देख लें कि एनजेएसी का कंपोजिशन क्या है। निन्यानवेवां संविधान संशोधन 2014 के द्वारा अनुच्छेद 124A, 124B और 124C जोड़ा गया। इसके द्वारा एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के गठन का प्रावधान किया गया। एनजेएसी एक 6 सदस्यीय संस्था होगी, 6 मेंबर बॉडी होगी। ये जो एनजेएसी 6 सदस्यीय संस्था, इसका कंपोजिशन या रचना देखिए। इसका अध्यक्ष होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके 2 सदस्य होंगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज। इसका तीसरा सदस्य होगा भारत का विधि मंत्री, और इसमें 2 ख्यातिलब्ध सदस्य होंगे, 2 एमिनेंट मेंबर्स होंगे। तो 2 + 1 + 2 5, ये इसका कंपोजिशन है। ख्यातिलब्ध सदस्यों को एक 3 सदस्यीय समिति मनोनीत करेगी, 3 मेंबर कमेटी मनोनीत करेगी, जिसमें कौन कौन शामिल होंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का प्रधानमंत्री, और लोकसभा में विपक्ष का नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता। ख्यातिलब्ध सदस्यों में एक सदस्य अनुसूचित जाति या जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या महिला से होगा। और एनजेएसी के द्वारा ऐसे किसी नाम की सिफारिश नहीं की जाएगी जिस पर 2 या अधिक सदस्य असहमत हो। इसका मतलब कम से कम 5 लोगों की सहमति चाहिए। और अंत में कि एनजेएसी की सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी, और एनजेएसी की सलाह पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को नियुक्त करेगा। तो हम कह सकते हैं कि 99वां संविधान संशोधन फिर भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक नया मोड़ है, जहां कार्यपालिका और विधायिका ने नियुक्ति की शक्ति न्यायपालिका से लेकर फिर कार्यपालिका में निहित करने का प्रयास किया और कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त किया गया। ये जो 99वां संविधान संशोधन है, ये बहुत ही विशिष्ट प्रकार का संशोधन था। आपने पढ़ा होगा कि भारत के संविधान में 3 प्रकार से संशोधन होता है। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो संसद के साधारण बहुमत से बदल दिए जाते हैं, सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट से बदल दिए जाएंगे। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो संसद के विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी से संशोधित किए जा सकते हैं।
विशेष का मतलब है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, जो कुल के आधे से कम ना हो, आप जानते ही है। और तीसरा है कि कुछ प्रावधान, बहुत कम प्रावधान ऐसे हैं जिसमें संसद का विशेष बहुमत तो चाहिए ही, उसके साथ साथ कम से कम आधे राज्य, न्यूनतम आधे राज्य, वर्तमान में 28 राज्य है, तो कम से कम 14 राज्य के द्वारा भी उसका समर्थन होना चाहिए, यद्यपि राज्यों में यह साधारण बहुमत से होगा। तो यह थर्ड जो अमेंडमेंट का तरीका है, यह सबसे डिफिकल्ट है, और कुछ गिने चुने विषय ही इसमें हैं, जिसमें एक विषय है कि यदि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की पावर में कमी की जाती है, बढ़ाना नहीं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शक्ति में कमी, यदि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शक्ति में कमी की जाती है तो तीसरे प्रकार का संशोधन लागू होगा। इसका मतलब कि संसद का विशेष बहुमत तो चाहिए ही, आधे राज्यों का समर्थन भी चाहिए। और यह जो 99वां संविधान संशोधन था, यह इसी थर्ड कैटेगरी में गिर रहा है। क्यों? क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को कम करता है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि 99वें संविधान संशोधन की गंभीरता को आप समझें कि कितने प्रयास से पारित किया। संसद के दोनों सदनों ने, लोकसभा ने, राज्यसभा ने विशेष बहुमत से पारित किया, फिर यह राज्यों के पास गया, आधे से ज्यादा राज्यों ने इसका समर्थन किया। देश में एक प्रकार से आम सहमति थी राजनीतिक दलों के बीच, आधे से ज्यादा राज्यों ने इसका समर्थन किया। उसके बाद यह भारत के राष्ट्रपति के पास गया, भारत के राष्ट्रपति ने भी इसको सहमति दे दी, हस्ताक्षर कर दिया। लेकिन जब तक यह अस्तित्व में आता तब तक पुनः इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई, और अब आता है फोर्थ जजेस केस। तो ध्यान रखना, पुरानी किताबों में थर्ड जजेस केस तक ही मिलेगा, बट अब आता है फोर्थ जजेस केस। ये फिर वही संस्था आ गई, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया, और अब वर्ष हो गया 2015। फिर इसको चुनौती दी गई, और यह जजों से संबंधित अब भारत में चौथा केस हो गया। इसको कहते हैं फोर्थ जजेज केस। फोर्थ जजेज केस में एनजेएसी और 99वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई और कहा गया कि यह संविधान के विरुद्ध है, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है और न्यायपालिका के राजनीतिकरण को यह बढ़ावा देता है। और फिर न्यायाधीशों ने इस पर विचार किया और सुप्रीम कोर्ट ने 99वें संविधान संशोधन को रद्द कर दिया। इसका मतलब जो भी आर्टिकल्स थे 124A, 124B और 124C सब रद्द कर दिए गए। पूरा का पूरा 99वां संविधान संशोधन रद्द हो गया। इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का तर्क क्या था? सबसे बड़ा तर्क जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया वह यह था कि यह असंवैधानिक है। 99वां संविधान संशोधन असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है? क्योंकि न्यायाधीशों ने यह दिखाने का प्रयास किया अपने निर्णय में कि भारत का संविधान अनेक प्रकार से न्यायाधीशों की या न्यायपालिका की स्वायत्तता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है, और यह बात सत्य है। जब आप जुडिशियरी पढ़ते हैं, कभी डिटेल में जुडिशियरी पर चर्चा होगी, तो हमारे यहां बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं संविधान में, जैसे उनको हटाने की काफी कठिन प्रक्रिया, न्यायाधीशों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति, न्यायाधीशों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज का वेतन भारत की और क्रमशः राज्य की संचित निधि पर भारित होता है, कम नहीं किया जा सकता वित्तीय आपात को छोड़कर। तो ऐसे बहुत सारे हैं प्रावधान जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। तो यहां पर जजों ने कहा कि भारत का संविधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना चाहता है, जबकि 99वां संविधान संशोधन न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है। यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कम करता है और इससे न्यायपालिका का राजनीतिकरण हो जाएगा, और इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो पहला तर्क कहां से आया? असंवैधानिकता से। यह भी कहा गया कि जजों के रूप में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के रूप में जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाना है वो निश्चित रूप से संविधान और कानून का जानकार होना चाहिए। हम सभी कहेंगे बिल्कुल, निश्चित रूप से उसे संविधान और कानून का जानकार होना चाहिए।
लेकिन जो एनजेएसी की व्यवस्था है उसमें 2 ख्यातिलब्ध व्यक्ति हैं, उनके लिए कोई शैक्षिक योग्यता नहीं। भारत का विधि मंत्री है, उसके लिए कोई शैक्षिक योग्यता नहीं है। तो कहा कि ये व्यक्ति कैसे इस बात की परख कर पाएंगे कि कौन व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए योग्य है। यह तर्क बहुत बड़ा है, जहां जजों ने कहा कि हमने कानून पढ़ा है, हमने संविधान पढ़ा है, हम एक योग्यता के तहत आए, और संविधान में जज नियुक्त होने के लिए बड़ी बड़ी योग्यता है, सुप्रीम कोर्ट का जज, तो ऑफ कोर्स उनके पास योग्यता है। लेकिन भारत के संसदीय लोकतंत्र में चुनाव लड़ने के लिए या मंत्री बनने के लिए कोई शैक्षिक योग्यता नहीं है। तो कोई जरूरी नहीं है कि कानून मंत्री कानून और संविधान का जानकार है। जो 2 एमिनेंट मेंबर्स हैं उनके लिए भी कोई योग्यता नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो कानून और संविधान के जानकार होंगे। तो फिर वो कैसे यह निर्धारित कर पाएंगे कि फला व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त होने के लायक है या नहीं? तो इन्होंने कहा इसीलिए कि यह पूरी तरह न्यायपालिका के हाथ में रहेगी, और परिणाम यह होता है कि 99वें संविधान संशोधन को 4th जजेज केस में रद्द कर दिया गया। तो वर्तमान स्थिति फिर क्या आ जाती है? वर्तमान स्थिति यही है कि भारत में वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति में कॉलेजियम प्रक्रिया ही चलती है, और भारत में वही 5 सदस्यीय कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के जजों को नियुक्त करता है। तो थोड़ा सा इस स्लाइड को भी हम लोग देख लें। 4th जजेज केस, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 2015। इसी में 99वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई, इसी को कहते हैं 4th जजेज केस। 4th जजेज केस में न्यायालय ने 99वें संविधान संशोधन अधिनियम को रद्द कर दिया। तर्क क्या दिया गया? यह संशोधन न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है, और चूंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान का एक बुनियादी सिद्धांत है, इसीलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने वाला 99वां संविधान संशोधन असंवैधानिक है। तो यहां तक हमने कॉलेजियम प्रणाली को देखा जो वर्तमान स्वरूप में चल रही है। अब 2 छोटे मुद्दे और हैं जिसको डिस्कस करें। यहां तक हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति कैसे होगी। अब इसी से संबंधित एक छोटा मुद्दा है कि हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कैसे होती है, ताकि यह टॉपिक पूरा ही हो जाए। हायर जुडिशियरी, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति। यहां भी देखें कि लेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। भारत का संविधान हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति के बारे में क्या कहता है? हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल है 217, 217। अनुच्छेद 217 कहता है कि हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति करेगा। इसका मतलब एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, क्योंकि राज्य में राज्य स्तर के जितने पद होते हैं उन सब पर नियुक्तियां राज्यपाल करते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह से। जैसे राज्य में महाधिवक्ता, राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष और सदस्य, राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष और सदस्य, राज्य का जो लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष और सदस्य। लेकिन हाई कोर्ट का जज इस नियम का अपवाद है, क्योंकि हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करते, राष्ट्रपति करते हैं 217 के तहत। राष्ट्रपति जब हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करेंगे तो आर्टिकल 217 कहता है कि यहां राष्ट्रपति 3 लोगों से सलाह करने के बाद हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करेंगे। 3 लोगों से। वे लोग 3 कौन होंगे? एक तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरा उस राज्य का राज्यपाल, और तीसरा उस राज्य के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। तो यह हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति की प्रक्रिया है कि हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, और राष्ट्रपति इस प्रक्रिया में 3 लोगों से परामर्श करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, उस राज्य के राज्यपाल से, और उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से। लेकिन 1993 और 1998 के 2nd और 3rd जजेज केस के बाद अब हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति भी कॉलेजियम के द्वारा की जाती है, ध्यान रखना है। तो अब हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति भी कॉलेजियम की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। यद्यपि
हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति के लिए जो कॉलेजियम बनता है वह केवल 3 सदस्यीय होता है, जिसमें भारत का मुख्य न्यायाधीश शामिल है और सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल है। तो देखिए, वर्तमान में हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कैसे होगी, वह भी कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा होगी, लेकिन वहां कॉलेजियम का स्वरूप बदल जाएगा और वहां कॉलेजियम में शामिल होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम जज। तो तीनों सुप्रीम कोर्ट वाले ही हैं, 1+4 नहीं है, 1+2 है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम जज। और इसके साथ यह भी कहा गया कि जब भी कॉलेजियम किसी नाम को रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट के पास सुप्रीम कोर्ट का जज हाई कोर्ट का जज बनने के लिए, तो उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करेगा यह कॉलेजियम। मतलब कॉलेजियम का मतलब ये 3, और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की राय को काफी महत्व दिया जाएगा। ये 1998 में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में कहा। तो इस तरह से हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति की वर्तमान प्रणाली क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस सुप्रीम कोर्ट के 2 जज, और किसके परामर्श आदि वो करेंगे, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से यह कॉलेजियम परामर्श करेगा। एक चीज और इसके बाद केवल रह जाती है, तब यह टॉपिक कंप्लीट होता है कि यहां तक हमने देखा 124 सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति, 217 हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति। इसके अलावा एक और रेलेवेंट आर्टिकल कॉलेजियम से रिलेटेड है 222। 222 कहता है हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर, स्थानांतरण। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज का ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो पूरे देश में एक ही है और इसकी कहीं बेंच भी नहीं। लेकिन हाई कोर्ट के जजों के ट्रांसफर होते हैं, हाई कोर्ट के जजों के ट्रांसफर होते हैं, एक जगह से वो दूसरी जगह भेजे जाते हैं। तो ट्रांसफर की प्रणाली भी 3rd जजेस केस में स्पष्ट की गई और अब कहा गया कि हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर भी कॉलेजियम के द्वारा किया जाएगा, और वही कॉलेजियम चीफ जस्टिस +4 वाला। इसका मतलब जो कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के जजों को नियुक्त करता है, मतलब उसकी नियुक्ति की सिफारिश करता है, वही कॉलेजियम हाई कोर्ट के जज के ट्रांसफर का कार्य भी करेगा। लेकिन यह बाध्यता डाली गई है कि कॉलेजियम 2 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की राय इस बारे में लेगा। कौन कौन से? जिन 2 हाई कोर्ट्स का ट्रांसफर से संबंध है, जैसे मान लीजिए कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज को चंडीगढ़ हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाना है, तो कॉलेजियम करेगा, लेकिन कॉलेजियम दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी परामर्श करेगा और कॉलेजियम चंडीगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी परामर्श करेगा। तो जो 2 कंसर्न्ड स्टेट्स हैं उसके चीफ जस्टिस से परामर्श किया जाएगा। तो दोस्तों, यह है भारत के संविधान में और उसके आधार पर विकसित होने वाली न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया, जिसे हम कहते हैं कॉलेजियम प्रणाली। तो वर्तमान में स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जज एक कॉलेजियम की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, जिस कॉलेजियम में एक मुख्य न्यायाधीश भारत का और 4 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज शामिल होंगे। हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति भी राष्ट्रपति एक कॉलेजियम की सलाह पर करते हैं, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम जज शामिल होते हैं, और हाई कोर्ट के जज से परामर्श लिया जाता है। और हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर या स्थानांतरण यह भी कॉलेजियम के द्वारा किया जाता है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के 4 जज होते हैं, और जिन 2 न्यायालयों का संबंध है इस ट्रांसफर प्रोसेस से, उन 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से भी परामर्श किया जाता है। तो इस प्रकार हमने आज बहुत विस्तार से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को डिस्कस किया। तो आज की इस चर्चा को मैं यहीं पर विराम देता हूं। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। थैंक यू। जय हिंद।